आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें और ये रही आज की सुर्खियां। रशिया ने पुतिन को जानी नुकसान पहुंचाने के इरादे पर दी न्यूक्लियर वॉर की धमकी। बशर की हुकूमत के बाद भी रशिया चाहता है सीरिया में मौजूदगी। अल शरा से मिले रशियन से इजराइल के लिए बेचैनी का सबब। मिस्र का डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब। फलस्तीनियों की बेदखली नामंजूर, अल सीसी ने दिखा दी रीढ़ की हड्डी। फलस्तीनियों की घर वापसी जारी, 5 लाख से ज्यादा लोगों ने पूरी की हिजरत। उधर सेटलर्स ने की गजा को कब्जाने की मांग। और सूडान में हुआ प्लेन क्रैश, 18 लोगों की गई जान। आजाद ऑल इंडिया में आप सभी का खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज है 29 जनवरी 2025। आप देख रहे हैं स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें थोड़ा देर से। तो चलिए शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का ये सफर तफसील से। रशिया और सीरिया के बीच मिलिट्री बेसिस पर बातचीत हुई है। बशर अल असद के बाद भी रशियन फौजियों को सीरिया में तैनात रखने का पुतिन का इरादा है और प्लान भी है, और इसी को लेकर बातचीत हुई है। रशियन डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर मिखाइल बogdanov ने बताया है कि रशिया के मिलिट्री बेसिस को सीरिया में बरकरार रखने का फैसला किया गया है और दोनों तरफ से यानी सीरिया और रशिया की तरफ से इस पर आगे भी बातचीत जारी रखने पर रजामंदी हुई है। एक रशियन डेलीगेशन ने सीरिया के लीडर अहमद अल शरा से अल जुलानी से दमिश्क में मुलाकात की, जिसमें रशियंस ने अल शरा का शुक्रिया अदा किया कि इतनी उथल पुथल के बावजूद उनके लोगों और फैसिलिटीज को नुकसान से बचा लिया गया या नुकसान पहुंचने नहीं दिया गया, यानी रशियन अड्डों को। बोगदानोव जो कि रशियन मिनिस्टर हैं, उनका कहना है कि रशिया की बेसिस सीरिया में अभी भी वही पुरानी हालत में है, कोई चीज तब्दीली नहीं आई है और ना ही कोई नुकसान पहुंचा है। इस पर मजीद नेगोशिएशंस की जरूरत है जो दोनों तरफ से कंसल्टेशंस के जरिए मुकम्मल की जाएंगी। याद रखिएगा दोस्तों, इजराइल अपनी मर्जी से सीरिया में घुसा बैठा है, अमेरिका अपनी मर्जी से वहां से निकल रहा है और सीरिया की नई हुकूमत रशिया की मौजूदगी पर रजामंद होती दिख रही है। इन सब को आप जोड़कर देखिए, जोड़कर कुछ दिलचस्प खबरें यकीनन बहुत जल्दी सामने आ सकती हैं। एक और खबर रशिया से जुड़ी है और रशिया ने पुतिन को जानी नुकसान पहुंचाने के इरादे पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी दे डाली है। रशियन पार्लियामेंट की स्पीकर है, कोई आम इंसान नहीं है, उनका नाम है व्याचेस्लाव वोलोदिन। अब जुबान थोड़ी टूट जाती है, नाम उनके बड़े ऐसे होते हैं। वोलोदिन ने वार्न किया है कि प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन को कत्ल करने की साजिश या इस पर सिर्फ गुफ्तगू भी एक जुर्म है और ये दुनिया की अमन और सलामती के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा कि यह कदम दुनिया को न्यूक्लियर जंग की तरफ ले जा सकता है, न्यूक्लियर बम दागा जा सकता है। लिहाजा तमाम आलमी इदारों से इस साजिश पर एक्शन लेने की गुजारिश है कि भाई एक्शन लो। क्यों? ये बयान असल में उस बयान के बाद आया है जिसमें अमेरिका के एक मशहूर जर्नलिस्ट टकर कार्लसन ने दावा किया था कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने पुतिन का कत्ल करने के बारे में सोचा था। ये खबर हमने आपको कुछ घंटों पहले दिखाई थी। टकर कार्लसन का फौरन बयान आते ही और अब ये खबर इमर्ज हो गई और इस पर न्यूक्लियर वॉर की धमकी भी आ गई है। कोशिश करते हैं सबसे पहले आपको खबरें देने की, बताइएगा देते हैं या नहीं है। हो सकता है कुछ बासी देते हो, सब तो मुतमईन नहीं हो सकते। खैर बढ़ते आगे। अमेरिका का $100 मिलियन का F-35 फाइटर जेट अलास्का में धूम नीचे आकर क्रैश हो गया। महंगा तरीन जेट है ये जिसका क्रैश हुआ है। F-35 वॉर प्लेन जो अमेरिका के सबसे एक्सपेंसिव जेट्स में से एक है, कंट्रोल से बाहर होकर अलास्का में क्रैश हो गया। जेट गिरते ही जोर से फट गया और उसमें आग लग गई। वहां जमीन पर बिछी बर्फ थी, लेकिन F-35 की फितरत कमजर्फ थी। सुर्ख शोले दहकने लगे। ये किस तरह सुपर पावर के फाइटर प्लेन बहकने लगे। पायलट बच गया है, अच्छी बात है। पायलट ने इमरजेंसी इंजेक्शन कर लिया और उसको आर्मी हॉस्पिटल ले जाया गया। एयरफोर्स के मुताबिक तबीयत उसकी ठीक है, लेकिन एवेल्युएशन जरूरी है। क्रैश साइट कहां है ये भी बता दे रहे हैं। यह हादसा एल्सन एयरफोर्स बेस फेयरबैंक्स अलास्का में हुआ। यह बेस अमेरिकन एयरफोर्स के लिए स्ट्रेटेजिक जगह है। अब इस मामले में इन्वेस्टिगेशन का वादा किया गया है। यूएस एयरफोर्स ने कहा है कि पूरी तहकीकात होगी ताकि ऐसे हादसे दोबारा ना हो। मैं क्यों हंसा? क्योंकि ये F-35 का पहला क्रैश नहीं है। इससे पहले भी कई बार ये जेट गिर चुका है और पहले भी कई बार ये कहा जा चुका है कि ऐसे हादसे दोबारा ना हो, हम जांच करेंगे। खैर, 100 मिलियन का जेट फिर से जमीन पर आ गिरा। अमेरिका का फ्यूचर जेट कितना रिलायबल है जरा सोचिएगा।
बात साउथ लेबनान की, हिजबुल्लाह की और वहां पर आईडीएफ जो कर रही है उसको लेकर। हिजबुल्लाह ने साफ कह दिया है कि इजराइल के हमलों का जवाब देना हर आज़ाद इंसान का फर्ज है। हिजबुल्लाह के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मोहम्मद राद ने इजराइल के नए हमलों की सख्त मजम्मत की है। ये हमले नबाती अल फौका और ज़फ्तार अल शर्किया में हुए हैं जो सदर्न लेबनान में मौजूद हैं। इसके बारे में हमने सुबह सबसे पहले आपको खबर दिखा दी थी। इजरायली एयर स्ट्राइक्स के नतीजे में 24 लोग जख्मी हो गए, जबकि सीज फायर जारी है। बताइए कैसा सीज फायर है कि इतना बड़ा हमला किया जाए जिसमें 24 लोगों की जान पर बना है। ये साबित करता है कि इजराइल को ना सीज फायर की परवाह है और ना ही इंसानियत की। राद जो कि हिजबुल्लाह के एमपी हैं लेबनानी पार्लियामेंट में, उन्होंने वजाहत की कि लेबनान के लोगों का हक है कि वो इजरायली कब्जा यानी इजरायली ऑक्यूपेशन और उनके हमलों का मुकाबला करें और ये एक जायज़ और मुकद्दस हक है, इससे उन्हें कोई रोक नहीं सकता। अब बात मिस्र की। मिस्र का ट्रंप को करारा जवाब सामने आया और फिलिस्तीनियों के लिए अल सीसी ने कुछ ठोस बात कही है। फिलिस्तीनियों की बेदखली नामंजूर है। अल सीसी ने इसको लेकर अपनी रीढ़ की हड्डी दिखा दी है, यही कहते हुए फिलिस्तीनियों की बेदखली जुल्म है। मिस्र के सदर अब्दुल फातेह अल सीसी ने कहा कि फिलिस्तीनियों का बिला वजह बेदखल करना उनको गजा से एक नाइंसाफ़ी है, एक जुल्म है जो मिस्र की सिक्योरिटी के लिए ख़तरा बन सकता है। हम फिलिस्तीनियों को अपने यहाँ लेने नहीं जा रहे हैं, ये अलग बात है, लेकिन हम उनको गजा से निकालने के भी खिलाफ हैं। ट्रंप को यहाँ पर उन्होंने थोड़ा सा झटका दे दिया है। जिन्होंने कहा था हमने मिस्र पर बहुत एहसान किया, वो हमारी बात मानेंगे। ट्रंप की डिमांड पर सख्त इजहार नफरत सामने आया है मिस्र की तरफ से। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि मिस्र और जॉर्डन को गजा के लोगों को अपनी सरजमीन पर जगह देनी चाहिए। सीसी ने साफ कह दिया कि मिस्र कभी भी यह बर्दाश्त नहीं करेगा। दो रियासती हल पर सीसी ने जोर दिया, टू नेशन थ्योरी, दो रियासती हल। मिस्र का कहना है, अल सीसी का कहना है कि वो नए यूएस प्रेसिडेंट के साथ मिलकर इजराइल फलस्तीन का मसला सिर्फ दो मुल्कों के हल के जरिए सुलझाने की कोशिश करेंगे। अगर इससे कुछ और करना है तो मिस्र अमेरिका के साथ नहीं है। इजिप्ट ने साफ कह दिया कि फिलिस्तीनियों का अपना मुल्क है, उन्हें बेदखल करना जुल्म है जो मिस्र कभी कबूल नहीं करेगा। अब इसका क्या मतलब है? यानी बेदखल अगर किए जाएंगे तो मिस्र उसे कबूल नहीं करेगा। कबूल नहीं करेगा तो क्या हमला करेगा? वो तो हमने गजा पर हमले के दौरान भी नहीं देखा। हालांकि किसी ने भी हमला नहीं किया, फिलिस्तीनियों को छोड़ दिया गया ताकि वो अपनी जंग लड़ें। किसी भी अरब ममालिक ने हमला नहीं किया। इवन हाउथीज, हिजबुल्लाह, इन्हें छोड़ दिया जाए, जिनके लोग भी मारे गए, जिनका नुकसान भी हुआ। हाँ, किसी मुल्क ने नहीं, मूवमेंट्स ने मदद की फिलिस्तीनियों की। अब चलते हैं गजा, जहां रिवर्स नकबा देखने को मिल रहा है। पिछले 72 घंटों में 5 लाख से ज्यादा फिलिस्तीनी जो अपने घर छोड़कर चले गए थे, अब गजा सिटी और नॉर्थ गजा के इलाकों में वापस अपने घर लौट आए हैं। यह उनकी हिम्मत और दर्द के बाद मिलने वाली नई उम्मीद का नक्शा है, लेकिन अभी तक ये मालूमात नहीं मिल सकी है कि कितने और लोग वापस नॉर्थ गजा जाना चाहते हैं। पैदल पैदल लोगों का सफर जारी है, एक उम्मीद, एक आस के साथ कि घर पहुंचेंगे। 15 महीने की जंग के बाद 5 लाख से ज्यादा डिस्प्लेस पैलेस्टीनियंस ने नॉर्थ गजा वापस लौटकर अपने घर बसाए हैं। लेकिन इस खुशी के बाद भी इजराइल की फोर्सेस ने पिछले 24 घंटों में गजा में 2 लोगों को मार दिया और 2 और जख्मों के शिकार होकर चल बसे। 59 लाशें मलबे से निकाली गई हैं। ये दर्द और खुशी दोनों का लम्हा है। फिलिस्तीनियों के लिए खुशियां हमेशा से ही दर्द के साथ आती हैं। एक और खबर है जो बताती है कि हमारी फिलिस्तीनी माएँ बहनें ये बड़े दुख और दर्द और तकलीफ में हैं, क्योंकि इन्हें सिर्फ जख्म चेहरे पर या जिस्म पर नहीं मिल रहे, बल्कि उनकी रूह को भी मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट मॉनिटर की खबर बताती है कि मिस कैरेज के मामले में 300% तक वृद्धि हुई है, 300% तक स्पाइक देखने को मिल रही है। मतलब प्रेग्नेंट औरतों के वक्त से पहले उनका जो कहते हैं ना, बच्चा जो है वो खत्म हो जाता है पेट में ही। 300% हाइक है मिसकैरेज के मामलों में गजा में। वजह है सिर्फ हर वक्त जान बचाकर भागना, भूखे प्यासे रहना, सही ग़िज़ा ना मिलना, कभी बम गिर रहा है तो भागे, कभी खुद टकरा कर किसी चीज़ से गिरे और फिर भागे, तब तक मिसकैरेज हो जाता है। और सदमा, हालात जंग के, कोई सह लेता है, कोई नहीं सह पाता। नो सेफ प्रेगनेंसीज इन गजा एज इजराइल असॉल्ट कंटिन्यूज। ये एक दावा है, ये एक रिपोर्ट है
ह्यूमन राइट्स वॉच की, जो 28 जनवरी को छपी थी। आज तो खैर 29 जनवरी को। हर खबर पर नजर नहीं जा पाती, कुछ को बाद में भी पढ़ना जरूरी होता है। एक सेटलर्स का ग्रुप है जिसने ये पैरवी की है कि गजा की जो हमारी पॉलिसी है हमें उस पर काम करना चाहिए, और उस पॉलिसी के 3 मोटो हैं: ऑक्युपाई, एक्सपेल, सेटल। पहले कब्जा करो, फिर एक्सपेल करो, बाहर निकालो किसे, गजा के लोगों को, फिर वहां बस जाओ। कौन? ये यहूदी, ये कट्टरपंथी ज्यूज, ये सेटलर्स, ऑर्थोडॉक्स और बाकी, जैसे ये सब इनकी जमीन हो। नचाला सेटलमेंट मूवमेंट है, नचाला नचनियों का है, पता नहीं क्या है नचाला सेटलमेंट मूवमेंट। इन्होंने एक नई कैंपेन लॉन्च की है सीज फायर और होस्टेज रिलीज डील के खिलाफ, और इसका टैगलाइन है ऑक्युपाई, एक्सपेल और सेटल, मतलब कब्जा लो। हमारी अम्मा लाई थी दहेज में, नो मैंडेट। खैर छोड़ो, बढ़ते हैं आगे। इनका क्या कहना है, तो उग्रवादी टाइप के लोग हैं, इन्हें तो खुद दुनिया के कई मुल्क टेररिस्ट कहते हैं, इस तरह के लोग हैं। खैर, द जेरूसलम पोस्ट की खबर है, साउथ सूडान में एक प्लेन क्रैश हुआ है और इसमें जो है 18 लोग मारे गए हैं। यूएन की रेडियो मिराया ने इस बारे में खबर दी है, हालांकि 1.5 लाइन की खबर है, पता नहीं मैंने आपको 1.5 लाइन की दी भी नहीं दी। एक प्लेन, इसमें 21 पैसेंजर्स थे और क्रू के मेंबर शामिल थे। 18 की ये फ्लाइट उनकी आखिरी फ्लाइट साबित हुई है। फिलहाल एक खबर और है जो पिछले बुलेटिन में मैंने हेडलाइन दी थी, हेडलाइन शो में, लेकिन मेरे जहन से निकल गई, आपको बता देता हूं कि यूक्रेन और रूस के बीच जंग बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, और ये हमले जो है ना वो बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। असल में पिछले कुछ घंटों में ये 28 जनवरी की रात की खबर है, हिंदुस्तान में 29 लग चुकी थी, तब कल कीव ने यानी कि यूक्रेन ने रशिया की एक न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक करने की कोशिश की, उस पर ड्रोन्स दागे, और ये स्मोलेंस्क रीजन के गवर्नर ने इस बारे में बयान दिया है। कहा है कि ये अच्छा हुआ कि वो कई ड्रोन्स को मार गिराया गया था। एक मास्क ड्रोन अटैक था जिसमें दर्जनों या सैकड़ों के हिसाब से यूक्रेन ने रशिया पर ड्रोन दागे थे। बचना मुश्किल था, फिर भी एक न्यूक्लियर फैसिलिटी की तरफ जब वो ड्रोन बढ़ा तो बड़ा शुक्र रहा ऊपर वाले का कि वक्त रहते उसे एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया, वरना उस परमाणु फैसिलिटी में क्या होता, क्या धमाका होता, यह हम सब सिर्फ तसव्वुर कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। दुनिया भर की खबरें आप देख रहे थे। माजरत चाहूँगा, देर हो जा रही है आजकल, बस अकेला हूँ, फंस गया हूँ। उनसे कह रहा हूँ जो मेरा रोज़ शो देखते हैं और जो मेरे साथ कनेक्ट हैं, जो अनजान हैं वो नहीं समझेंगे इस बात को, बस माफ़ी चाहता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए।